हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि हमने पहला आपका लेसन है, ठीक है, जिसमें आपका 3 टॉपिक क्लियर करना है, मौर्य काल, गुप्त वंश एंड उसके बाद वर्धन वंश। ठीक है, तो हमने 2 टॉपिक क्लियर कर लिया है और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्धन वंश। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे थोड़ा सा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि गुप्त वंश के पतन के बाद, जैसे कि गुप्त वंश का सबसे मौर्य काल का पतन हुआ तो गुप्त वंश आया, और गुप्त वंश के पतन के बाद आपका जो काल आया वो आया वर्धन वंश। ठीक, तो गुप्त वंश के पतन के बाद पश्चात 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास इसे आप वर्धन वंश को पुष्यभूति भी कह सकते हो। ठीक है, पुष्यभूति नामक शासक ने वर्धन वंश की स्थापना की। किसने की? तो पुष्यभूति। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि वर्धन वंश की स्थापना किसने की? तो पुष्यभूति ने की थी। वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है, क्योंकि जो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसका स्थापना किया था वो पुष्यभूति ने किया था। इसकी राजधानी जो है वो थानेश्वर है। ठीक है, जो वर्धन वंश है या फिर पुष्यभूति वंश है, इसकी जो राजधानी है, कैपिटल है, वो थानेश्वर है। इस वंश का सबसे बड़ा महान, ठीक है, इस वंश का सबसे बड़ा महान और ख्याति प्राप्त राजा कौन था? तो वो हर्षवर्धन था। ठीक है, और हर्षवर्धन को शल्यदीप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये आप इतने में बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। ठीक है, हर्षवर्धन को शल्यदीप के नाम से भी जाना जाता है और ये हर्षवर्धन की उपाधि है। क्या? तो शल्यदीप। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि हर्षवर्धन उत्तर भारत का अंतिम महान हिंदू शासक था। जो हर्षवर्धन था वो उत्तर भारत का अंतिम महान हिंदू शासक था, जिसने अपने राज्य पूरे उत्तर भारत में फैलाकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। आप देख सकते हो जो हर्षवर्धन था ये पूरे उत्तर भारत पर अपना कब्जा किया था। ठीक है, और हर्षवर्धन ने थानेश्वर, कन्नौज को एक कर अपनी राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज में हस्तांतरित कर दिया, क्योंकि जो पहले हर्षवर्धन की राजधानी थी वर्धन वंश की, वो क्या थी? थानेश्वर थी, लेकिन वो इसको चेंज करके, ठीक है, कन्नौज की राजधानी घोषित कर दिया। अब देखिए, हर्षवर्धन का विशाल साम्राज्य पूर्व में कामरूप, ठीक है, कामरूप या असम स्थित एक प्राचीन राज्य से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र यानी गुजरात का एक क्षेत्र तक, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक फैला हुआ था। ठीक है, उसके बाद यहाँ कह रहा है कि ये इंपॉर्टेंट लाइन है, हर्षवर्धन बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था, अतः उसने जनहितकारी और लोगों की उन्नति हेतु कई कार्य किए। हर्षवर्धन ने प्रयागराज, जैसे कि हमारा जो इलाहाबाद है, ठीक है, प्रयाग उत्तर प्रदेश में बौद्ध महासम्मेलन का भी आयोजन किया था। ठीक है, और हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभाएं लगभग हर 5 वर्ष के अंतराल में प्रयाग में ही आयोजित किया करता था, जिसे महामुच परिषद कहा जाता था। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, यहाँ ये पूछ सकता है प्रश्न की जो महामुच परिषद है वो कहाँ कराता था? तो प्रयाग में। बट कौन करवाता था? तो हर्षवर्धन करवाता था, जिसकी समय अवधि जो थी वो 75 दिनों की हुआ करती थी। ऐसे भी जनश्रुति है कि हर्षवर्धन अपनी संपूर्ण संपत्ति इस परिषद में दान कर दिया करता था, इसलिए हर्षवर्धन के दान देने के गुण के कारण उसे हातिम कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये लाइन है, किसको दान के कारण हातिम बोला जाता है? तो हर्षवर्धन जो दान दिया करता था उसको, इस गुण के कारण उसको हातिम बोला जाता था। ठीक है, हर्षवर्धन एक विद्वान व्यक्ति था, उसने प्रियदर्शिका, नागनंदी तथा रत्नावली नामक 3 संस्कृत नाट्य ग्रंथों की रचना की है। तो देखिए ये वाला पॉइंट है ना,
ये वाला, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर्षवर्धन ऐसा एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। प्रियदर्शिका किसका ग्रंथ है, ठीक है। नागानंद किसका ग्रंथ है, नागनंदिन किसका ग्रंथ है, ये रत्नावली वाला, ठीक। तो ये हर्षवर्धन ने बहुत ही नाट्य संस्कृत नाट्य ग्रंथों की रचना की है। प्रियदर्शिका, नागानंद, नागनंदिन, रत्नावली, ठीक है। उसके बाद देखिए, हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट, मयूर दिवाकर, हरिदत्त एवं जयसेन जैसे विद्वान विराजते थे। देख सकते हो हर्षवर्धन मतलब कितना बड़ा आदमी था। उसके दरबार में बाणभट्ट, मयूर दिवाकर, हरिदत्त, जयसेन जैसे विद्वान विराजते थे। राजकवि बाणभट्ट ने हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र या हर्षचरित्रम की रचना की है, ठीक है। जो बाणभट्ट है उन्होंने हर्षचरित्र या हर्षचरित्रम की रचना की है, क्योंकि उसके दरबार में ये विद्वान लोग विराजते थे, ठीक है। तो इसलिए बाणभट्ट ने हर्षवर्धन की जीवनी पर हर्षचरित्र या हर्षचरित्रम की रचना की थी, जिसमें हर्षवर्धन काल की जानकारियाँ नहीं थे, ठीक है, उनके बारे में बताया है। और इसके अलावा बाणभट्ट ने संस्कृत साहित्य के महान उपन्यास कादम्बरी की भी रचना की है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। बाणभट्ट ने हर्षचरित्रम प्लस जो उपन्यास, महान उपन्यास कादम्बरी की जो रचना की है वो बाणभट्ट ने ही की है, ठीक है। हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत की यात्रा पर आया था, ठीक है, और जिसने CU की नामक पुस्तक की रचना की थी। आप देख सकते हो इसे ह्वेनसांग या ह्वेनसांग भी बोला जाता है। तो ये भी जो चीनी यात्री था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में ही आया था, ठीक है, जिसमें हर्षकालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अवस्था का परिचय मिलता है। ह्वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित, शाक्य मुनि आदि नामों से जाना जाता है, ठीक है। जो ह्वेनसांग चीनी यात्री था इसको यात्रियों में राजकुमार, ठीक है, और नीति का पंडित और शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट आप अच्छे से याद कर लीजिए कि शाक्य मुनि किसको कहा जाता है, नीति का पंडित किसे कहा जाता है, यात्रियों में राजकुमार किसको कहा जाता है, तो वो ह्वेनसांग को या ह्वेनसांग को बोला जाता है, ठीक है, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, ठीक है, और आदि नाम से भी ये जाना जाता है। ह्वेनसांग के सम्मान में हर्षवर्धन ने कन्नौज सभा का आयोजन किया था। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में भी अध्ययन किया था, ठीक है। जो चीनी यात्री ह्वेनसांग था वो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। और हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था, तो शीलभद्र था। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है कि ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि हर्षवर्धन के समय में नालंदा विश्वविद्यालय की कुलपति कौन था, तो वो शीलभद्र था, ठीक है। और हर्षवर्धन काल में नालंदा विश्वविद्यालय अपने चरमों उत्कर्ष पर था। और साथ ही ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय या यूं कहा, ठीक है, या यूं कहा जाए कि हर्षवर्धन के समय मथुरा नगर सूती वस्त्र उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर माना जाता था। उसके बाद कह रहा है कि हर्षवर्धन के राज में किसानों द्वारा भूमि राजस्व कर स्वरूप कुल उपज का छठा हिस्सा राजा को देना होता था। भूमि देने की समानती प्रथा की शुरुआत भी हर्षवर्धन द्वारा ही शुरू की गई थी। तो प्रश्न यहाँ से ये उठ सकता है कि जो समानती प्रथा है वो किसके काल में शुरुआत हुआ था, तो वो हर्षवर्धन के काल में ही इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। कुल उपज का छठा हिस्सा राजा को देना होता था। जो वहाँ के लोग रहते होंगे वो हर्षवर्धन राजा को कुल उपज का छठा हिस्सा दे देते होंगे। तो इसको जब वो देते थे तो इस प्रथा को समानती प्रथा कहा जाता था, जिसकी शुरुआत हर्षवर्धन के द्वारा ही की गई थी। अब देखिए अगला आपका पॉइंट है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद इसका राज्य छिन्न भिन्न हो गया और हर्षवर्धन अंतिम हिंदू शासक के रूप में जाना गया था। अब प्रश्न ये भी आ सकता है कि
अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो अंतिम हिंदू शासक हर्षवर्धन के रूप में जाना गया और साथ ही हर्षवर्धन को अंतिम बौद्ध शासक और संस्कृत के महान विद्वान लेखक के रूप में भी जाना जाता है। हर्षवर्धन के पश्चात कोई भी हिंदू शासक इतिहास के पन्नों में अपनी छाप नहीं छोड़ सकता। तो आप खुद ही देख सकते हो, इतना बड़ा बड़ा काम, प्लस जो चीनी यात्री आए थे इनके बारे में इतना कुछ लिखे हैं, मतलब बहुत ही अच्छा ये व्यक्ति थे। ठीक है, तो आज इनके बारे में हमने जाना वर्धन वंश क्या है, बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आसानी के साथ, कहानी के जैसे था और आपने इसको अच्छे से क्लियर भी कर लिया। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।